मॉर्निंग। आज हम आपको हिंदी क्षितिज में पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ाएंगे। देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। हरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत सी फौजें मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थीं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी से में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी। फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। और हमें सबसे निकट डांडा थोंदला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनकी दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं
वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लो और चढ़े चलेंगे। इससे संबंधित प्रश्न देखिए, ल्हासा कहाँ पड़ता है? उत्तर में नेपाल के तिब्बत जाने के रास्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल और भारतवर्ष दोनों देशों की चीज़ें कब तक ल्हासा से होकर ही जाती थीं? उत्तर में कलिंग युग का रास्ता खोले जाने तक। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक और उसके साथी चाय पीने के लिए कहाँ रुके? उत्तर कई वर्ष से त्यागे हुए एक चीनी किले में। प्रश्न नंबर 4, तिब्बत की राजधानी ल्हासा के लोग कैसे हैं? उत्तर एकदम सरल चित्त तथा खुले मन के लोग। वे यात्रियों की यथासंभव इज्जत करते हैं। वे चाय रोटी आदि खिलाने में भी कंजूसी नहीं दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्राचीन काल के ढींगला के आखिरी गांव में लेखक को कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? उत्तर वहाँ लोग बहुत गरीब थे, उनमें अधिकतर लोग भिखारी श्रेणी के थे। लेखक बताता है कि उस काल में लोग रात को छंग पीकर नशे में धुत हो जाते हैं। होमवर्क में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक लिखना। दैट्स ऑल।